हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रकारवादी सिद्धांत। जैसे कि आपको पता है, शिक्षा के समाजशास्त्र की सीरीज चल रही है। धर्म के समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र की सीरीज पूरी हो चुकी है। धर्म के समाजशास्त्र की सारी वीडियोस आपको चैनल में मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें सारी वीडियोस होगी धर्म के समाजशास्त्र से जुड़ी हुई। क्योंकि अब पेपर चल रहे हैं, कोरोना के चक्कर में पेपर लेट हो रहे हैं, सितंबर में हो रहे, सॉरी जून के। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते और द्वंद्व सिद्धांत को देख लेते, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में प्रकारवादी सिद्धांत देखा था, द्वंद्व सिद्धांत हमारा रह गया था। तो इससे हमारी थियोरेटिकल अप्रोचेस खत्म हो जाएगी और हम रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन आगे पढ़ सकेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो इन प्लेलिस्ट में क्लियर हो रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे तक पहुँचाइए, ताकि वो भी आगे पढ़ सके। और अब हम द्वंद्व सिद्धांत देख लेते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो प्रकारवादी सिद्धांत अगर आपने नहीं देखा तो आपको द्वंद्व सिद्धांत समझ नहीं आएगा, आपको प्रकारवादी सिद्धांत पहले देखना पड़ेगा। तो द्वंद्व सिद्धांत देखते हैं। तो द्वंद्व विचारक बुनियादी उपागम की दृष्टि से प्रकारवादियों से काफी अलग है। जैसे हमने प्रकारवाद में देखा कि वो उसको जीवों के अंग के रूप में मानते हैं कि अगर एक भाग में परिवर्तन आता है तो दूसरे भाग में परिवर्तन जरूर आएगा, होता है तो दूसरे भाग में फर्क जरूर पड़ता है। मतलब एक जगह में परिवर्तन आता है तो दूसरी जगह पे फर्क पड़ता है। तो यही था प्रकारवादियों का सिद्धांत, इसे पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो द्वंद्व का सिद्धांत था वो प्रकारवादियों से बहुत अलग था। ये समाज को प्रबल और अधीन समूहों के मध्य विभाजन के रूप में मानते, जिन्हें उनके बीच चलने वाली शक्ति संघर्ष द्वारा देखा जाता है। तो ये जो समाज था वो सोचते हैं कि दो समूह है, इसमें एक प्रबल और एक अधीन समूह, इसमें विभाजन है, जिनमें जो है संघर्ष चल रहा है शक्ति के लिए, कि शक्ति किसको पानी है। ठीक है, तो दो इकाइयों के बीच की अंत्यक्रिया में एक किस्म का द्वंद्व शामिल होता है, जो कि समाज की निरंतरता के लिए जरूरी है। जो दो इकाइयां होती है उनके बीच क्या होता है, एक किस्म की लड़ाई होती है, द्वंद्व होता है, कि समाज की निरंतरता के लिए जो जरूरी है। द्वंद्व के कारक अंदरूनी भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। और उनका दायरा व्यक्ति विशेष से राष्ट्रीय स्तर तक फैला होता है। दायरा द्वंद्व का विषय व्यक्ति विशेष से, एक व्यक्ति से होकर राष्ट्रीय स्तर तक भी हो सकता है। तो समाज जो है उस पर द्वंद्व का प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक, प्रत्यक्ष और परोक्ष, और क्रमित और प्रबल जैसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समाज पर द्वंद्व का प्रभाव नकारात्मक भी बढ़ सकता है, सकारात्मक भी बढ़ सकता है, प्रत्यक्ष भी बढ़ सकता है, परोक्ष भी बढ़ सकता है। तो द्वंद्व विचारक समाज के भीतर दो या अधिक इकाइयों के बीच के अंत्य संबंध तक अपने विश्लेषण को सीमित एवं केंद्रित रखने की और प्रवृत्ति है। तो द्वंद्व विचारक क्या करते हैं, वो द्वंद्व विचारकों का कहना है कि समाज के अंदर जो है दो समूह होते हैं, जो कि आपस में शक्ति के लिए विभाजन करते हैं और लड़ाई द्वंद्व करते हैं। तो अल्थुसर जो थे, जिसके विचारों की उत्पत्ति मार्क्सवाद के साथ ही हुई थी, आपको पता ही है मार्क्सवाद जो है द्वंद्व सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो अल्थुसर जो थे, जिसके विचारों की उत्पत्ति मार्क्सवाद से हुई थी, के अनुसार समाज को पूंजीवादी वर्ग और श्रम वर्ग के बीच बांटा गया है। तो अल्थुसर जो थे वो भी मार्क्सवाद जो थे उनके विचार उनकी उत्पत्ति से ही हुई थी। तो उनका मानना था कि समाज को पूंजीवादी वर्ग और श्रम वर्ग में बांटा गया है। पूंजीवादी वर्ग जो है को श्रम व्यक्ति की जरूरत हमेशा रहती है और जिनका शोषण करके वो मुनाफा कमाते हैं। जो पूंजीवादी वर्ग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, अपनी फैक्ट्रियों में लोगों को लगाते हैं। श्रम व्यक्ति, उनको फैक्ट्रियों में लोगों की जरूरत होती है, उनका शोषण करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। अपनी जरूरत की श्रम शक्ति बनाने के लिए पूंजीवादी वर्ग शैक्षिक पद्धतियों को प्रयोग करते हैं, तो शिक्षा की पद्धति को प्रयोग करने लग जाते हैं। तो पूंजीवादियों को कामगारों को काम देते समय अपनी सौदेबाजी करने की क्षमता को विकसित करने के लिए अतिरिक्त श्रम शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो पूंजीवादी जो है उनको कामगार करने के लिए, उनको ये लोगों को काम देने के लिए अपनी पूंजी श्रम शक्ति बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उनकी में फैक्ट्रियाँ होती हैं और उन लोगों को बड़े बड़े पैमाने पे जो है मजदूर चाहिए होते हैं। तो शैक्षिक संरचना और शैक्षिक पद्धतियों की पाठ्यचर्या का निर्धारण पूंजीवाद वर्ग द्वारा किया जाता है। विद्यालय में पनपने वाले सामाजिक संबंध कार्यस्थल में श्रम के सोपान क्रम विभाजन को प्रतिबंधित करते हैं। तो जैसे विद्यालय में जो है सामाजिक संबंध पनपते हैं, इसको हम इस माध्यम से समझ सकते हैं कि जो जिसने ज्यादा शिक्षा ग्रहण करी है, शैक्षिक पद्धति कैसे आती है, जिसने ज्यादा शिक्षा ग्रहण करी है वो फैक्ट्री में ऊंचे पद पर होगा, लेकिन जो कि पढ़ा लिखा नहीं है वो मजदूर का कार्य करेगा। तो ये कैसे श्रम विभाजन को दिखाता है, कैसे विभाजन को प्रतिबंधित करता है द्वंद्व सिद्धांत शैक्षिक पद्धतियों को यूज करके, ये इसमें बताया गया है। तो एप्पल एवं किंग के अनुसार विद्यालय एक ऐसी प्रच्छन्न कार्यसूची का अनुसरण करते हैं जो समाज में सर्वाधिक शक्तिशाली वर्गों की सैद्धांतिक प्रधानता को कायम रखने में विशेष रूप से अनुकूल नजर आती है। उनका यह भी तर्क है कि शैक्षिक ज्ञान समाज में वस्तु एवं सेवाओं के विस्तृत विवरण का एक रूप है
ऐसे सामाजिक अर्थों का जो बच्चों को सिखाए जाने वाले शैक्षिक ज्ञान को घटित करते हैं। तो एप्पल और किंग के अनुसार जो विद्यालय है वो ऐसी एक सूची का निर्माण करता है जिसमें समाज में अधिक जो शक्तिशाली वर्ग होते हैं उनको प्राधान्यता ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, तो ये तो आजकल भी है कि जो अधिक शक्तिशाली लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, उनके अकॉर्डिंग जो कम होते हैं उनको प्रधानता नहीं दी जाती। तो उनका मानना है कि ज्ञान जो है समाज में वस्तु और सेवाओं के रूप में यूज किया जाने लग गया आजकल। ठीक है, तो गिडन्स के शब्दों में सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का अर्थ ऐसे तरीकों से जिसमें विद्यालय अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर विविध पीढ़ियों में सामाजिक और आर्थिक समानता को कायम रखने में सहायता करते हैं। तो सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का मतलब गिडन्स के शब्दों में अगर देखें तो वो कहते हैं कि विद्यालय जो है अलग से और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत टाइम से सामाजिक और आर्थिक असमानता को कायम रखने में सहायता करते हैं। सामाजिक आर्थिक असमानता कैसे आती है? अब शिक्षा हमने देखा होंगे, प्राइवेट स्कूल है, अब जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते हैं वो पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है जितनी की प्राइवेट स्कूलों में होती है, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो कहीं तो पढ़ाएंगे ना अपने बच्चों को, तो सरकारी स्कूलों में डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पैसे वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ पर फैसिलिटीज ज़्यादा होती है और यहाँ फैसिलिटीज कम आती है, तो वो असमानता से बन जाती है। तो सामाजिक और आर्थिक समानता को कायम रखने में ये सहायता करती हैं। ठीक है, तो मोदी और पेयरसन के अनुसार शैक्षिक व्यवस्था की मुख्य भूमिका प्रबल वर्गों की संस्कृति का पुनर्निर्माण करना है। तो शैक्षिक व्यवस्था का काम क्या है? उसका काम ये है कि जो प्रबल वर्ग है उसकी संस्कृति का पुनर्निर्माण करना है। प्रबल वर्ग शैक्षिक व्यवस्था के आधार को वैध बनाकर अपने निजी अर्थों को थोपने के योग्य होते हैं। प्रबल संस्कृति के बच्चे जो पहले ही सांस्कृतिक पूंजी की धनी है वो उच्च ग्रेड और अच्छे निष्पादन की ओर प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि शैक्षिक व्यवस्था उन्हें ऐसे सामाजिक अर्थों को ज्ञान देती है तो उन्हें पता होते हैं। तो प्रभुत्वहीन संस्कृतियों से आए बच्चे, तो बेसिकली ये है कि जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स, मान लो आप एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल से बड़े बड़े, ठीक है, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े घरों से जो बच्चे आते हैं तो उनके लिए वहाँ पर व्यवहार करना, कैसे व्यवहार करना है वो उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि वो घर में भी वैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन जो प्रभुत्वहीन संस्कृतियों से जो आए बच्चे हैं वो शिक्षा व्यवस्था में अंतर्निहित विरोधों का उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि शैक्षिक व्यवस्था उन्हें ऐसे सामाजिक अर्थ सीखने के लिए बाध्य किया जाता है जो उनके लिए अनजान है। तो वो ऐसे स्कूलों में अगर चले भी जाएं तब भी उनको ऐसी कला सीखने के लिए बाध्य किया जाता है जो उनको पता ही नहीं होती। तो मुख्य रूप से श्रमजीवी वर्ग वाली पृष्ठभूमि के बच्चे जो अक्षर शैक्षिक व्यवस्था से बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि प्रबल संस्कृति को समझने में उन्हें काम होते हैं। तो फिर क्या हुआ, अगर मुश्किल से पेरेंट्स ने अच्छे से पैसे जमा करके उनको वहाँ भेज भी दिया तो पर उनका जो लिंक नहीं बैठ पाता उन बड़े सांस्कृतिक प्रभुत्वहीन संस्कृतियों वाले बच्चों से नहीं बैठ पाता उनका लिंक, तो उसके बाद उन्हें वहाँ से निकलना ही पड़ता है। वो उसमें प्रबल संस्कृति को समझने में नाकाम होते हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। ठीक है, तो आजकल अभी एक जॉन डेवी है जिनका शिक्षा दर्शन भी हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही पब्लिक स्कूलों का कड़ा विरोध किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो उन्होंने तो बिल्कुल विरोध किया है। उनका मानना है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो पब्लिक स्कूल जो होते हैं, वो बच्चों में और ज्ञान में फर्क करते हैं। ठीक है, मतलब वो उनको अच्छी शिक्षा दे पाते हैं जिनके पास पैसे हैं। तो उन्होंने पब्लिक स्कूलों का तो बिल्कुल ही विरोध किया, क्योंकि उनका मानना है कि वो ज्ञान और जो अनुभव होते हैं उनके बीच में जो पाठ्यक्रम आता है उनका ये मानना होता है, तो कि वो जो ज्ञान और अनुभव के बीच जो पाठ्यक्रम आता है वो जो बच्चों में एक खाई सी पैदा कर देता है। तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जॉन डेवी के विचार क्या है, पर उन्होंने पब्लिक स्कूलों का कड़ा विरोध किया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टैगोर जी का शिक्षा दर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन देखेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को शेयर कीजिए वीडियोस को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं, ताकि आपके दोस्तों तक पहुँच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टैगोर जी का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे और शिक्षा की समाजशास्त्र की प्लेलिस्ट है जो सीरीज चल रही है, और धर्म के समाजशास्त्र की पूरी प्लेलिस्ट है। सारी वीडियो धर्म के समाजशास्त्र की मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो जब वो आपका पेपर आए तो आप वो भी देख लेना। ठीक है, ओके, बाय।